बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को सादर जयशंकर। कहानी मंच पर जहां हम प्रतिदिन आपके लिए किसी न किसी एक संत की कहानी लेकर आ रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा लीक से हटकर हम आज ऐसे एक नौजवान की कहानी आप सबके बीच लेकर आए हैं जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया। जंग आजादी के महानायकों में से एक, सबसे क्रांतिकारी और निडर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह की कहानी। भगत सिंह आज वो एक नाम है जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और अपने विचारों और कर्मों से भारतीय युवाओं को देशभक्ति की नई राह दिखाई। कल 23 मार्च को उनका बलिदान दिवस है, तो उनके बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर मैं उन्हें याद करना अपना पावन कर्तव्य समझता हूं। वैसे भी हम लोग प्रतिवर्ष उनके शहादत दिवस को सार्वजनिक रूप से मनाते हैं, लेकिन जब मैं YouTube पर आया हूं तो मैं आज YouTube पर भी सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने से अपने आप को रोक नहीं पाया। तो आज के कहानी मंच पर सरदार भगत सिंह की कहानी। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के जिला लायलपुर के ग्राम बंगा में हुआ था। ये भाग आज पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके पिता सरदार किशन सिंह थे और मां का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह का परिवार शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष कर रहा था। इनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में लगातार सक्रिय थे और जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ है उस समय भी पिता आजादी के आंदोलन के कारण ही जेल में थे। पिता और चाचा दोनों जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें किसी आंदोलन में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तो एक ऐसे नौजवान भगत सिंह थे जिनका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ था जहां से उन्होंने बचपन में ही स्वतंत्रता की अलख को देखा, वही बातें सुनी, वही वातावरण देखा। तो बचपन से ही उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावनाएं थी और भारत मां को गुलामी की जंजीरों से तोड़ने के लिए वो कटिबद्ध थे। छोटी सी उम्र में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो वो इतने प्रभावित हुए कि वहां से मिट्टी भर लाई और शीशी में रख ली। एक दिन वो खेत में लकड़ियों के टुकड़े लगा रहे थे। उनके पिता ने कहा, भगत ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, बंदूकें बो रहे हैं। तो उन्होंने हंसे वो बच्चे की इस हरकत पर। तो उन्होंने कहा, ये खेत में बंदूकें थोड़ी उगेंगी। बोले, क्यों? गेहूं उगाता है तो बंदूकें क्यों नहीं उगेंगी? और जब बहुत सारी बंदूकें उगाएंगी तो इन्हीं को लेकर मैं एक फौज बना के अंग्रेजों को इस भारत देश से खदेड़ दूंगा। ये बच्चे की भावना थी। ऐसे सरदार भगत सिंह इस वातावरण में और इस सोच के साथ युवा होते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही होती है, फिर वो लाहौर के डीएवी स्कूल में पढ़ने लगते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग कांड होता है जो उनके मन को झकझोर कर रख देता है। तो उनके अंदर ब्रिटिश हुकूमत के प्रति बहुत घृणा भर जाती है। एक घृणा का भाव उनके मन में रहता है और वो उनको यहाँ देखना नहीं चाहते थे एक दिन के लिए भी, और इसके लिए वो संघर्ष के मैदान पर कूद पड़े। भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन जो उन्होंने 1921 में चलाया था उससे प्रभावित होकर उन्होंने भी अपनी स्कूल की किताबें जला दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। भगत सिंह को पहली प्रेरणा महात्मा गांधी के आंदोलन सक्रिय रूप से आने की प्रेरणा महात्मा गांधी को उस आंदोलन से हुई जो उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था और अपनी स्कूल की किताबें जला दी और
स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज में अध्ययन करते समय वो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि महात्मा गांधी के हिंसावादी आंदोलनों से भी बड़े प्रभावित थे। लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो उन्होंने कहा कि हिंसा से काम नहीं चलेगा, अब तो ताकत को ताकत की भाषा में जवाब देना होगा। फिर वो एक बार अध्ययन की ओर लौट गए और उन्होंने रूस, फ्रांस और आयरलैंड की क्रांतियों का अध्ययन किया कि कैसे वहां पर क्रांति हुई, और वो भारत में भी क्रांति करना चाहते थे। तो उन्होंने निश्चय किया कि जिस प्रकार से रूस में, फ्रांस में और आयरलैंड में क्रांति हुई, मैं भारत में ऐसी ही क्रांति को जन्म दूंगा और ऐसी ही क्रांति लाऊंगा। ये उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA से जुड़ गए, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी सब जुड़े हुए थे। और ये सब लोग HRA में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल रहे। बाद में उन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, HSRA कर दिया। और ये इस प्रकार से लगातार काम करते रहे, क्रांतिकारियों का संगठन करना, उन्हें हथियार बनाने की ट्रेनिंग देना, हथियारों के लिए पैसा एकत्रित करना, बम बनाना। और बमों का उसी परीक्षण में भगवती चरण की बम के परीक्षण में ही भगवती भाई की मृत्यु भी हुई थी। और इस प्रकार का ये काम होता रहा। इसी बीच 1928 में साइमन कमीशन भारत आया हुआ था। तो साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, लेकिन उस आंदोलनकारियों पर एक ब्रिटिश अधिकारी था, पुलिस अधिकारी था, स्कॉट, जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज करा दिया। और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के सर में चोट आई और उससे उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने कहा कि लाला लाजपत राय की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। और उन्होंने स्कॉट की हत्या करने का प्लान बना लिया। 17 दिसंबर 1928 को ये लोग स्कॉट की हत्या करना चाहते थे और इन्होंने हमला किया भी। उस हमले में चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव के साथ उन्होंने हमला तो किया, लेकिन बजाय स्कॉट के गलती से JP सैंडर्स मारा गया। सैंडर्स को गोली मार दी उन्होंने और सैंडर्स मर गया। भले ही स्कॉट बच गया, लेकिन सैंडर्स भी तो इनकी निगाह में इनका अपराधी था, देश का अपराधी था। उसके सैंडर्स वध कर दिया। और इसके घटना के बाद फिर ये लोग फरार हो गए। और पुलिस से बचने के लिए भगत सिंह ने बाल भी कटवा लिए। वो जो आप हैट वाली टोपी देखते हैं भगत सिंह की, ये उसी समय की है। वो हैट लगा के और वो निकले थे। उसका एक वृतांत है कि दुर्गा भाभी के साथ लेकर किस प्रकार से वो निकले थे, पुलिस से बचे थे। लेकिन यहाँ संक्षिप्त में कहानी। फिर असेंबली बम कांड हुआ 1929 में। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों के खिलाफ दिल्ली की केंद्रीय असेंबली, जिसको अब संसद भवन कहते हैं, वहां पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बम फोड़ा आवाज का। उनका इरादा किसी की हत्या करना नहीं था, किसी को मारना नहीं था। और पर्चे फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और वहीं खड़े रहे। वो चाहते तो वहां से निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, क्योंकि उनकी बात को सही ढंग से रखा ही नहीं जा रहा था देश में। और उन्हें भटके हुए नौजवान, हिंसक नौजवान, क्रांतिकारियों की सोच उस समय तक देश में लोगों के सामने आई नहीं थी। तो भगत सिंह ने कहा कि हमारी एक सुगठित सोच है, एक बहुत स्पष्ट सोच है, जो दुनिया की क्रांतियों से प्रभावित है। हम अपनी सोच जनमानस के बीच, दुनिया के बीच ले जाएंगे और उसके लिए कोई दूसरा नहीं समझाएगा, हमें खुद ही समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी।
और जब वो गिरफ्तार हो गए तो अब वो जेल पहुंच गए। जेल में वो लिखने लगे, अदालतों में आते तो अपनी बात रखते। इस तरह क्रांतिकारियों का सोच बाहर आया। तो उस समय भगत सिंह ने वहां रहते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ लेख लिखे और समाजवाद को अपनाने की बात की। उन्होंने जेल में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों के प्रति भेदभाव के खिलाफ अनशन किया, जो लगभग 112 दिन या 116 दिन चला। उन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से लिखा, जिसमें उनकी कल्ट ऑफ बम और मैं नास्तिक क्यों हूं, ये बड़ी प्रसिद्ध हुई, विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां पर उनको पढ़ने से भगत सिंह की विचारधारा का पता चलता है। सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड के लिए उन्हें राजगुरु सुखदेव के साथ फांसी की सजा सुना दी गई। पूरे देश में इसका विरोध हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने इसको, सबने कहा कि ये क्या न्याय का ढोंग रचा गया है। और ब्रिटिश के न्याय को सबने नकार दिया कि न्याय नहीं हुआ है। लेकिन ब्रिटिश सरकार इतनी डरी हुई थी भगत सिंह और इन क्रांतिकारियों से कि उन्होंने 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में शाम 7:30 बजे तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी और रातों रात उनकी मिट्टी ले जाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया, जबकि उनको फांसी अगले दिन होनी थी। उन्हें लगा कहीं भीड़ एकत्रित ना हो जाए, जेल पर हमला ना कर दे, तो उन्होंने एक दिन पहले ही रात में उनको फांसी दे दी और आनंद फानंद जाके अंतिम संस्कार कर दिया। और ये खबर फैल गई तो भीड़ उमड़ पड़ी। तो आधा संस्कार, पूरी लाशें जल भी नहीं पाई थी कि ब्रिटिश से सिपाही भाग खड़े हुए और वहां पब्लिक पहुंच गई। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया और फिर तमाम जुलूस निकले और पूरे देश में आग लग गई। हर नौजवान निकल पड़ा स्वयं को भगत सिंह समझकर। हर नौजवान अपने आप को भगत सिंह मानने लगा और अंग्रेजी सरकार की नाक में दम हो गया। और फांसी के पहले भी ये तीनों डरे नहीं। फांसी के समय भी वो अध्ययन करते थे। कई बहुत सारी कहानियां हैं। एक वहां की सफाई कर्मचारी थी, उसको माँ की तरह बेबे बुलाया करते थे, उससे भी मिले। और भगत सिंह के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर उनको बताने चले तो घंटों ये वृतांत चलता रहेगा। कभी कभी फुटकर फुटकर उनको लेते रहेंगे। और जब फांसी के फंदे को इन लोगों ने जल्लादों को एक तरफ हटा दिया, तो बोला फंदा हम अपने हाथों से अपने गले में डालेंगे, और खुद फंदे को पहन लिया और इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्य का नाश होकर नारे लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। तो भगत सिंह केवल एक ऐसे क्रांतिकारी नहीं थे कि इन्होंने घटना कर दी और फांसी शहीद हो गए। एक विचार थी, उनकी अपनी एक विचारधारा थी। बहुत बड़े विचारक और समाज सुधारक भी थे। अगर हम उनको मैं नास्तिक क्यों हूं उनका साहित्य पढ़ें तो उनकी विचारधारा का पता चलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग इस विचारधाराओं को पढ़ना नहीं चाहते हैं। वे सामाजिक समानता, शिक्षा और जातिवाद के उन्मूलन के पक्षधर थे। वो कहते थे इस देश में जातिवाद समाप्त होना चाहिए और सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते हैं, क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज होती है। हमारा नौजवान विचारशील होना चाहिए। लेकिन आज हमारा देश कहां पहुंच गया और कहां हमारे नौजवान जा रहे, देख लो कहां मिलते हैं नौजवान। कहने की आवश्यकता नहीं है कि नौजवानों की टोली आज दिखाई कहां दे रही है। और भगत सिंह चाहते थे यहाँ का नौजवान के विचार की
तेज धार होनी चाहिए। वो अंधविश्वासों में भटका पड़ा है, नशे का शिकार हो रहा है, क्लबों की ओर भाग रहा है, पाखंड की ओर जा रहा है। ये भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं है। तो भगत सिंह का जीवन त्याग, वीरता और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए बलिदान दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी विचारधारा को नई दिशा दी। उनका नाम इतिहास में अमर शहीद के रूप में दर्ज है और हमेशा भारतीय युवाओं की आदर्श बने रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आज के दिन बस इतना ही। भगत सिंह की शहादत को प्रणाम करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय शंकर।